हेलो। देखिए, जो करंट अफेयर्स है उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। करंट अफेयर्स को आपको हमेशा अपने स्टैटिक पार्ट से एसोसिएट करके चलना है। तो आज हम एक खबर उठाएंगे और उसको पूरा समझेंगे। देखिए, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको जो चुनने का तरीका होगा उसमें बदलाव लाया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर कौन होंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आपको दिख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, साथ में हमारे देश के चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन। आप पढ़ सकते हैं खबर। एससी ऑर्डर्स न्यू रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर सिमिलर टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। CECs, ECs will now be appointed by a committee that include the PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन कौन होंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं हम इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश्ड हुआ था। आर्टिकल 324 और पार्ट 15 किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन के। काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 और पार्ट 15 किसके बारे में बात करते हैं? हमारे इलेक्शन कमीशन के। देखिए, यहां चीज समझिए कि 1989 तक, कब तक? 1989 तक इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक मेंबर था। कितना मेंबर था? सिर्फ एक मेंबर था। लेकिन क्या हुआ? देखिए, 1989 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देश के अंदर हुई, और वो क्या हुई वो आप सब जानते होंगे, मैं बताता हूं आपको। 1989 के अंदर ये हुआ, द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। आप ये देखिए, इसको अच्छे से देखेंगे आप सब। देखिए क्या हुआ, जो 61वां संविधान संशोधन था उसने क्या करा, हमारे देश में जो वोट देने की उम्र थी उसको 21 से घटा के क्या कर दिया, उसको 21 से घटा के 18 कर दिया। अब देखिए, जब ये हुआ तो क्या हुआ, तो सरकार को लगा कि यार एकदम से इतने सारे वोट देने वाले बढ़ गए, तो क्या एक मेंबर, ओनली अ सिंगल मेंबर, क्या वो करवा पाएगा चुनाव? क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल पाएगा? तो क्या हुआ, तब सरकार ने क्या करा, 1989 के अंदर अब क्या करा, इस अमेंडमेंट के बाद 3 मेंबर कर दिए। कितने मेंबर कर दिए? 3 मेंबर कर दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। लेकिन 1990, अब देख सकते हैं, 1990 में दोबारा से 1 मेंबर कर दिए। जब चुनाव हो गए और सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सेटल डाउन हो गया, तो सरकार को लगा कि अब कोई जरूरत है नहीं 2 और मेंबर्स की, तो एक ही मेंबर कर देते। लेकिन 1993 के अंदर, 1993 के अंदर वापिस से इसको 3 मेंबर की बॉडी कर दिया गया, जिसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, और अभी तक ये ऐसे ही चलता आ रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पावर का क्या, कि व्हाट अबाउट द पावर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर कितनी होती है, इलेक्शन कमिश्नर की पावर कितनी होती है? तो देखिए, मैं आपको साफ कर दूं कि पावर सबकी एक बराबर होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ऐसी कोई खास पावर्स नहीं है इलेक्शन कमिश्नर से कंपेयर करें। पावर सबकी बराबर होती है, सबकी समान होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर। देखिए, कुछ बात कर लेते हैं। टेन्यूर कितना होता है इसका? टेन्यूर या तो 6 साल या 65 साल की एज, जो भी पहले हो जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटना पड़ेगा। मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर 52 साल की उम्र में लगे, तो 58 साल के जब वो होंगे तो उनको 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो उनको हटना पड़ेगा। यदि वे मान लीजिए 62 साल की उम्र में लगे, अब ये 62 साल की उम्र में लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 साल तक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के रहेंगे, नहीं। या तो 65 के पहले हो जाए या उनका 6 साल पहला हो जाए, जो भी पहले हो जाएंगे वो हट जाएंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। देखिए, दे डू नॉट कंडक्ट म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शंस एंड पंचायत इलेक्शन। ये आपको समझना पड़ेगा। जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं करवाती है और वो पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाती है। क्या वो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं करवाती है, वो पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाती है। और दूसरा, आर्टिकल 71 काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या? आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 क्या कहता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आ गया, कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर लेके मतभेद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसका जो निवारण है, उसका जो सॉल्यूशन है, उस डिस्प्यूट को जो सोल्व करेगी वो करेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट, ना कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, अगर देश के अंदर किसी भी चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट आता है, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर डिस्प्यूट आता है किस में?
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। आर्टिकल 71 ये बात कहता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम इसके फंक्शन की एक और बात करते हैं। देखिए, ये डिसाइड बाय इलेक्शन कमीशन, क्या डिसाइड किया जाता है कि भैया नेशनल पार्टी कौन सी है और रीजनल पार्टी कौन सी है। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर पार्टीज होती हैं, बहुत सारी पार्टीज होती है, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, इस तरह से करके सीपीआई, बहुत सारी समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज है। उनमें बहुत सारी होती हैं ये क्या नेशनल पार्टीज और बहुत सारी होती हैं ये क्या रीजनल पार्टीज। ठीक है, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज। अब ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी तो नेशनल पार्टी है और कौन सी तो रीजनल पार्टी है। तो देखिए, ये डिसाइड करता है हमारा माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, रीजनल पार्टी कैसे बनती है, इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी कौन बनेगा ये तय कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझेंगे, ये हमारी लोकसभा है, आप सब जानते हैं, ये हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं। ये हमारे लोकसभा के क्या है, मेंबर्स हैं, जिनको हम एमपीज कहते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन एडवाइस टू प्रेसिडेंट सेम इन स्टेट, इसका मतलब क्या है समझिए। लोकसभा के अंदर मान लीजिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे क्या, आपको पता है ये 552 मेंबर हैं, जो अब 550 हो चुके हैं। इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, पहले ये समझिए। देखिए, लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर है जिसने धोखाधड़ी से चुनाव जिताया, जिसने कुछ भी गलत करा चुनाव जीतने के वक्त, तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, अगर हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने हमको झूठ बोला है या कुछ धोखाधड़ी करके जीता है, तो वह जाएगी हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब से बोलेगी कि इस व्यक्ति ने झूठ से, फरेब से चुनाव जीता है, आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। तो ये काम कौन करेगा, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। और ये सिर्फ हमारे लोकसभा राज्यसभा में नहीं होता, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एमएलए ने भी कोई धोखाधड़ी से जीता है तो उसको भी निवारण कौन, उसका भी सजेशन प्रेसिडेंट को कौन देगा, उसका भी सजेशन प्रेसिडेंट को हमारा इलेक्शन कमीशन ही देगा कि इन व्यक्ति ने धोखाधड़ी से चुनाव जीता है, आप इनको पद से हटाइए, तुरंत हटाइए। अब देखिए, यहाँ आप समझना पड़ेगा कि लोकसभा में पहले कितने मेंबर थे। लोकसभा में पहले 552 मेंबर थे, ठीक है, जिसमें 550 तो आपको पता ही है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से मिलके आते हैं। और 2 मेंबर होते थे, कौन, 2 मेंबर होते थे हमारे एंग्लो इंडियन। आप सबको पता है हमारे एंग्लो इंडियन 2 मेंबर हुए करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब चीजें चेंज हो गई, अब हमारे मेंबर रह गए 550। क्यों, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सरकार ने अगले 10 सालों के लिए एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट थी उसको फ्रीज कर दिया। अब अगले 10 साल तक हमारे लोकसभा के अंदर 550 मेंबर ही रहेंगे। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लोकसभा के अंदर जो 2 सीट थी एंग्लो इंडियन की, उनको फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, हमने शुरू करा था यहां से कि एससी ने ऑर्डर किया है एक नया रूल जिसमें एक नई कमेटी बनाई जाएगी। तो अब इसको समझ लेते हैं। लास्ट चीज देखिए, अब क्या होगा, एक नई कमेटी बनाई जाएगी। इतने सारे मेंबर तो नहीं होंगे, 3 ही मेंबर होंगे। मेरे को तो फोटो ये मिली इसलिए मैंने लगा दी। तो ठीक है, ये इतने सारे मेंबर नहीं होंगे, सिर्फ 3 मेंबर होंगे। कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी कमेटी, उस कमेटी में कौन होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पीएम। उस कमेटी के अंदर होंगे हमारे देश के सीजीआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन होंगे, राहुल गांधी की फोटो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी हो सकता है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे देश के सीजीआई और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों मिलके जो है अब हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको चुनेंगे। तो ये था इलेक्शन कमीशन के बारे में। आई होप मैंने मोटा मोटा चीज कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया।